हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम लोग चैप्टर हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल। तो उसके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं तो उनकी बात करेंगे। आए हुए सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारी कंसेप्ट है जो हमारे और क्वेश्चन बन सकते हैं इन क्वेश्चन से जुड़े हुए, तो हम लोग सारी चीज़ों की बात अपने इन क्वेश्चन के साथ में करते जा रहे हैं। तो संभावित क्वेश्चन जो भी हमारे बन सकते हैं हम लोग सब चीज़ वो चीज़ें देख रहे हैं अपने इन वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज जो हमारा ग्रेविटेशन है इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं और हम लोग अपने इसी वीडियो में बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। तो बिल्कुल आपके लिए एक नया टॉपिक भी यहाँ से आज स्टार्ट हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है बड़ा ही प्यारा सा। तो थोड़े से क्वेश्चन होंगे एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग के। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन ये फिलहाल हम लोग कर चुके हैं 640, फिर भी हम लोग एक बार फिर से पीछे से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है जो पृथ्वी हमारी अर्थ है वो अपनी ओर जो ऑब्जेक्ट है उनको अट्रैक्ट करती रहती है। तो इसका कारण क्या है? जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, इस ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स में चाहे जो भी ऑब्जेक्ट है सबके बीच में काम करता है, सबके बीच में। हाँ, इवन कोई हम लोग दो लोग हैं तो हम लोगों के बीच में भी काम करेगा, बट इट इज़ नॉट एक्सपीरियंसेस फॉर स्मॉल वेट बॉडीज। जो कम वजन वाली वस्तुएं हैं उनके लिए जो है एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं हो पाता है। ये जो हमारा फोर्स है वो बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे सेलेसियल बॉडी बोले तो आकाशीय जो पिंड होते हैं, तो उनमें जो है जो हमारा आकाशीय पिंड है उसमें जो है ये फोर्स का बहुत बड़ा रोल है और वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे इसको देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है, सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैंने कुछ पीछे की चीज़ें बता दी, फार्मूला हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है, F=G(m1m2/r²). कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नीतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कि ये यूनिवर्सल सार्वत्रिक कांस्टेंट है, नीतांक है। इसका मतलब है कि चाहे आप कहीं चले जाओ, किसी ग्रह पे चले जाओ, ये जो भाई है हमारा जी वाला, जो भाई कैपिटल जी वाला है, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है कमेंट में बता दो, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। यहाँ पर जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, और स्मॉल जी आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग में आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग सीरीज सिस्टम में बात करें तो 980 क्या हो जाएगा फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 980, लगभग में 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी बातें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं मैं सब चीज़ें बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू भी आप ध्यान रखें, शायद आपसे सीरीज सिस्टम में पूछ लें जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है आरआरबी ग्रुप डी से आरआरसी होता है। अरे आरआरबी डाले हुए जी हर जगह। ठीक है, बुक की प्रॉब्लम है मुझे लग रहा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्जाम कौन कराता है? आरआरसी कराती है। चलिए क्वेश्चन क्या, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन से जो कथन है, कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं? असत्य हैं। कर चुके हैं यार, ये भी कर चुके हैं भाई। ठीक है, कर चुके हैं, पिछला वीडियो देख लेना नहीं देखा है तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 242, हाँ जी भी कर चुके हैं, फिलहाल चाहे एक बार देख लो। गुरुत्वाकर्षण बल देश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों नहीं होता है। वही बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल हर एक वस्तु में यानी प्रत्येक और हर एक ऐसे कह लो वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु तब तक महसूस नहीं होता जब तक कि उनका जो द्रव्यमान बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे कि ग्रह वगैरह है, इन्हीं में महसूस होता है।
ठीक है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। आगे चलते हैं, हम लोग। तो अभी तक तो हमारे जो है कल ही वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है 643, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये बल जो है ना भार होता है भाई, सीधी सी बात है, मैं बता चुका हूँ कि जो नीचे की ओर बल लगता है इसको W = लिखा जाता है। और जो हमारा मैकेनिकल फोर्स होता है, जो हमारा जो है किसी मशीन के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, ठीक है, वो हमारा F = ma होता है। वो क्या होता है? F = ma। यहाँ पर ए है, यहाँ पे जी है, बस इतना डिफरेंस है। तो दोनों ही फोर्स हैं, पर ये जो वाला जो फोर्स है इसको भार भी कहा जाता है। और ये हमेशा इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पृथ्वी के, अर्थ के सेंटर की ओर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। जी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, आप जिस जो नए कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं। जी की वैल्यू की याद कर लो, इसका मात्रक याद कर लो। मात्रक निकाला कैसे जाता है, हम लोग अपने पिछले वीडियो में वो भी सीख चुके हैं कैसे इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो बड़े ही वीडियो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे कैंडिडेट नहीं देखे हैं वो जा करके वो सब चीज़ें हैं हमारे चैनल पे। रेलवे एग्जाम प्लेलिस्ट है, उस पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 644 नंबर का जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? हाँ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर नहीं भाई। देखो, वस्तु की प्रारंभिक, सब में प्रारंभिक पर लिखा है, चलो कोई नहीं। तो फिर वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं में, कितना परिवर्तन आ रहा है, तो वही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। हालांकि पहले वाला भी ऑप्शन कुछ ऐसे, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, ऊर्ध्वाधर बढ़ जोड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, हाँ, ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर ही निर्भर करेगा जी, ज़्यादातर तो उन्हीं पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है ना, कार्य। जब कार्य हमारा जो होता है, किसी वस्तु को हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाते हैं, हमें ले जाने में जो काम करना पड़ता है, वही काम हमारा जो होता है कि मतलब वही काम ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं नहीं, तो हम जो मतलब ऊपर ले जाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो वो काम जो है मतलब जब ही क्लियर करना पड़ेगा जब आप किसी वस्तु को ऊपर ले जाओगे, और नीचे लाओगे तो और वस्तु पे काम किया जाएगा, तो हमें काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, काम जब हम नीचे ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो वस्तु पर काम फिर किया जाएगा अर्थ के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये ऊर्ध्वाधर वाला, ऊर्ध्वाधर से मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर नीचे। ठीक है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है या इसकी जो व्याख्या है वो भी देख सकते हैं आप। एक मिनट भाई, क्या कहाँ पर क्लिक हो गया? ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे थे, देखिए क्या लिखा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य W = mg F - mg H माइनस, नहीं, mg H लगा हुआ है माइनस mg H I। मतलब ये है कि जो हाइट है फाइनल में कितनी हाइट है, और HI मतलब इनिशियल वाली हाइट, शुरू में हाइट कितनी थी और बाद में हाइट कितनी हो गई। और जो mgh होता है, यही हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, या इसी को हम कार्य बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बोलते हैं। तो फाइनल पॉइंट पे कितनी ऊर्जा है, पहले पॉइंट पे कितनी ऊर्जा थी, उसका अंतर कर दो, वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाला जाता है। हम लोग सिर्फ mgh भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो H लेते थे वो हालांकि क्या होता है, H का अंतर ही होता है, F माइनस और मतलब F माइनस और HI का जो अंतर हम लोग mgh से फार्मूला लगाते हैं, सिर्फ एक H ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर H का मतलब यही होता है कि फाइनल ऊंचाई में से पहली ऊंचाई माइनस करके यहाँ पे H की वैल्यू रखी जाती है। लेकिन वो हम डायरेक्ट अपना जो ऊंचाई दी होती वही लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, केस यही होता है कि शुरू वाली जो ऊंचाई होती है वो 0 ही होती है भाई। कहीं ऊपर आए तो ऊपर छोड़ दिया, तो शुरू में हाइट जो है
मतलब जहाँ जिस पॉइंट से चली वहाँ पर हम 0 मान के चलते हैं, और फिर कितना वो नीचे आ गई तो हमारी वो हम मान लेते हैं। तो शुरू में 0 लेकर चलते हैं, ये इतनी कर गई। जब ऊपर जाती है तो पहले अर्थ थी तो हाइट कुछ थी नहीं, 0 थी। अब ऊपर गई है तो मान लो 10 गई, तो 10 माइनस 0, तो हम सीधा 10 ही ले लेते हैं, सीधा 10 ही ले लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कि अगर हम जैसे अर्थ पे हैं यहाँ पर और हम ऊपर गए 10 मीटर की हाइट पे गए, 10 मीटर की हाइट पे, तो हम एच को सीधा 10 ले लेते हैं। हम ये एच एफ माइनस एफ आई ये दोनों चीज़ें नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि यार पता है यहाँ पर ये एच आई है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है, 10 में से 0 करोगे 10 ही आएगा, तो हम लोग सीधा 10 ही लेते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। अगला इसका क्वेश्चन हमारा है, देखिए कब कहाँ का पूछा गया है ये क्वेश्चन। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया, और ग्रुप डी में जो है शिफ्ट फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछा गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक मतलब होता है यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज ने की थी, देश ने की थी, मतलब किसने की थी इसकी? सार्वत्रिक भाई न्यूटन ने इस लॉ को दिया, तो जाहिर सी बात न्यूटन ने ही की होगी खोज इसकी। ठीक है, नहीं भाई, कैवेंडिश ने की है, हेनरी कैवेंडिश। किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने की है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो फोर्स है इसके बारे में स्टडी चलती रही होगी लंबे समय तक। ठीक है, तो जैसे न्यूटन ने की है, या न्यूटन से पहले किसी ने की होगी, और फिर उसके बाद भी स्टडी की होगी। तो हो सकता है जो हमारे कैवेंडिश हैं इन्होंने पहले से ही इसकी खोज कर दी हो। ठीक है, और बाद में न्यूटन ने उसको स्टडी किया और उसको जो है पूरे रूल को डिफाइन कर दिया, उस रूल को, उसको लॉ को, उस नियम को लेकर के हमारे बाद में कौन आ गए? न्यूटन जी आ गए। ठीक, बाकी पूरी यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 646 नंबर का, जिसमें लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर देश पर लागू होता है। मतलब किस पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, मतलब वस्तुओं के किसी युग्म मतलब पेयर, जोड़े पर, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट हैं उनके किसी जोड़े पर ये फोर्स लगेगा। उनका द्रव्यमान कम है तो अनुभव नहीं होगा, एहसास नहीं होगा इस फोर्स का, और अगर द्रव्यमान बड़े हैं तो बिल्कुल एहसास होगा। ठीक है, तो हर एक वस्तुओं पे लगता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, हर एक वस्तुओं के जोड़े पे लागू होता है। तो यहाँ तक हमारा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं। अब हम लोग पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पलायन वेग की एंट्री हो चुकी है। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए, आप लोग बाद में तो भूल जाते हैं, लाइक करना ही भूल जाते हैं। हम लोगों का 1 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक हो गया है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारा ऑप्शन है, सैटेलाइट मोशन या फिर एस्केप वेलोसिटी, उपग्रहों की गति या पलायन वेग। इससे हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए अब उनकी बात कर लेते हैं। 740 नंबर का ये क्वेश्चन है। 740 नंबर का इसलिए क्वेश्चन है कि अभी और भी हमारे जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन बाकी हैं, बट हमने अभी सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। बाद में हम लोग वो भी क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास टाइम बचेगा। एक्चुअली में अभी हम लोग क्या है, हमारा जो मोबाइल ख़राब हुआ तो जो बुक हमारे फ़ोन पे ई बुक थी तो वो जो है जा चुकी है, और अभी हमें फुल एक्सेस उसका नहीं मिल पा रहा है, हमें सारे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोबारा से वो बुक हमें परचेस करनी होगी। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो हम लोग हार्ड कॉपी ही उसकी मंगाऊँ, तो इसलिए अभी थोड़ा पूरे क्वेश्चन हमें नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी क्वेश्चन हमको मिल पा रहे हैं बिना ही बुक को परचेस किए हुए। ठीक है, तो अभी हम वो देख रहे हैं, और जैसे हमारी बुक आती है तो हम वो बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आप बेचिंत रहें, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है 740 नंबर का, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? जो हमारे ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, वो उनका जो रिवोल्यूशन होता है, उस
उसका पथ कैसा बनता है, उसका आकार, उसका शेप कैसा होता है। तो उसका जो शेप होता है ना वो गोलाकार होता है या फिर सीधी रेखा होता है या फिर अंडाकार या फैला हुआ वृत्त होता है। बताइए भाई कैसा होता है, फैला हुआ वृत्त होता है या फिर अंडाकार। अंडाकार कुछ ऐसा ही हमारा होता है जो हमारे ग्रह होते हैं उनका पथ। ठीक, तो अंडाकार ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फैला हुआ वृत्त सही ऑप्शन है। देखो अंडाकार में हाँ थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि अंडाकार आपका ऐसा भी हो सकता है, इलिप्स जिसे बोलते हैं नहीं, और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो फैला हुआ वृत्त है वो हमेशा ओरिएंटल ही रहेगा। तो सही है, आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, एक मार्क अभी आपका माइनस हो जाता। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो 741 नंबर का है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जब ये ग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है। देखो कोई हमारा उपग्रह है वो क्या करेगा, ग्रह के चारों ओर, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, तो कोई सैटेलाइट है, मान लो कि ये सैटेलाइट है और ये हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट और ये सैटेलाइट, तो इसके जो चारों ओर घूमेगा। ठीक है, चारों ओर जिसकी घूम रहा है तो इसकी जो त्रिज्या है इस पथ की, वो त्रिज्या मतलब रेडियस, वो 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर की है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर की। तो उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो भाई देखो जब ये लगातार ऐसे घूमता रहेगा तो जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पाया, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पाया, तो ऐसे में क्या है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उसका विस्थापन होगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता हुआ। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे में जब हमारे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही में मिल जाते हैं, दोनों एक ही में आ जाते हैं, तो ऐसे में जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो हमारा काम भी शून्य हो जाता है, क्योंकि जो वर्क इक्वल टू होता है, आप लोग पढ़े होंगे हमारी क्लास में कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू दूरी भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे तो। ठीक है, दूरी नहीं, दूरी बोलेंगे, दूरी तो हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि दूरी तो अगर वो घूम रहा है तो वो दूरी तो हमेशा बनती रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो जाता है जब एक हमारा जो कोई भी पर्सन है, कोई भी वस्तु है, एक जगह से चली वहीं पे दोबारा भी आ जाए। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा 742 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग डैश लगभग डैश है, मतलब कितना होता है। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतना पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। और ध्यान रखें ऑप्शन बी हमारा 11.2 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बहुत गलती क्या कर जाते हो आप लोग कि यहाँ पर उसने ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन कोई दे दिया कि 11.2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो अब आप वहाँ पे यार आप कंफ्यूज हो जाओगे, मीटर पर सेकेंड वाला है कि किलोमीटर पर सेकेंड वाला है। तो भाई देखिए ये ऐसा पलायन वेग पहले होता क्या है, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को दे दो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, पृथ्वी का जो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार कर जाएगा। वो जो हमारी वस्तु है जिसको आपने इतना वेग दे दी, इतनी वेलोसिटी या इतनी स्पीड दे दी, तो वो पृथ्वी के जो हमारा जो है उसको पार कर जाएगा और फिर वो कभी भी पृथ्वी पर नहीं वापस आएगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर चला गया। बात समझ में आई। अब उसको कोई और ऑब्जेक्ट खींचेगा, ऊपर को ये नीचे को खींचेगा, तो वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है
ना पृथ्वी पाएगा ना कहीं और जाएगा, वो बीच में वहीं फंस जाएगा। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड लिखा है। और भाई क्योंकि ऊपर आप फेंक दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत स्पीड देनी पड़ेगी। तो किलोमीटर है 11.5 किलोमीटर एक सेकंड में। आप तुलना मतलब थोड़ा अज्यूम कर सकते हो कि भाई 11 किलोमीटर एक सेकंड में, है नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतना हमें स्पीड देनी पड़ेगी किसी चीज़ को, तब वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमसे पूछते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पलायन वेग हुआ है वो होता क्या है। ठीक है, तो पलायन वेग ऐसा वेग है जिससे किसी वस्तु को अगर प्रक्षेपित किया जाए ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ऊपर की ओर, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और फिर पुनः कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। ठीक, तो यही हमारा पलायन वेग होता है। यहाँ पे लिखा भी था इसका आंसर, तो वो आप देख लेना, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 743 है, जिसमें लिखा भूकेंद्री और सूर्यकेंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं। भूकेंद्री और सूर्यकेंद्री मतलब अर्थ सेंट्रिक और सन सेंट्रिक वर्ड जो है किसे किसका रेफरेंस देते हैं। तो देखो ऑप्शन आपका पहला है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति से संबंधित करने वाले नियम को। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन है ग्रहणी दूरबीन के मॉडल को। और अगला है प्राचीन ग्रीस धर्म से रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य के चारों नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। पृथ्वी के जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर जो गति कर रहे हैं हमारे प्लेनेट हों, सैटेलाइट हों, ठीक है, किसके चारों ओर, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चाहे कर रहे हो चाहे सूर्य के चारों ओर कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर करेंगे वो ग्रह होंगे, और जो ग्रहों के चारों ओर करेंगे, पृथ्वी के चारों ओर करेंगे वो हमारे सैटेलाइट होंगे। तो क्या क्या नियम होते हैं, तो वही जो नियम होते हैं उन्हीं का रेफरेंस देता है जो हमारा शब्द है। यहाँ पर क्या क्या शब्द है, भूकेंद्रीय और सूर्यकेंद्रीय शब्द। ठीक है, भूकेंद्रीय सूर्यकेंद्रीय। ठीक है, किस भूमि को केंद्र मान करके और सूर्य को केंद्र मान करके जो चीज़ें हमारी गति करती हैं तो उनसे संबंधित नियम को। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 744 ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है, सत्य है, सही है, ट्रू है। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा सही है। पहला है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु को कहते हैं फोसी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। सूर्य के साथ अंडाकार है, सही है ये कथन। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु फोसी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। हाँ, ऐसे करके कुछ होता है 2 केंद्र पर। एक हमारा सूर्य, जैसे सूर्य यहाँ पे मान लो इसका केंद्र हो गया, ठीक है, सूर्य यहाँ हो गया या फिर सूर्य यहाँ हो गया, तो कहीं कहीं बात सही है। देखते हैं अगला, अच्छा देखते हैं कोई और तो नहीं सही है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ गोलाकार है। अच्छा, गोलाकार नहीं। सी वाला है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी ग्रह के साथ अंडाकार है। अगला है हमारा क्या है अगला है एक ग्रह हाँ, अगला क्या है, एक मिनट, अगला आपका है एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। अन्य ग्रह थोड़ी ना यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो गया। आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही है और हमारा इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है 745 नंबर का, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ग्रह, एक मिनट, इसमें लिखा है एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है, कितना समय लेता है। हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग कि एक, अरे भाई क्या हो जाता है आज, ठीक है, एक भू स्थिर उपग्रह 45,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है वो, और उसको एक परिक्रमण यानी एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय वो लेता है। एक भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर का मतलब है कि वो पृथ्वी के सापेक्ष वो रुका हुआ है, और रुका हुआ कब होगा, जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही उतनी स्पीड से वो घूमे, तब वो पृथ्वी के हिसाब से रुका हुआ होगा, उन्हीं को भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं। जो पृथ्वी पर स्थिर हैं, और पृथ्वी पर स्थिर कैसे हो जाएंगे, जितनी स्पीड से पृथ्वी चल रही उतनी स्पीड से वो चले, तो दोनों ही रुके हुए माने जाएंगे, है कि नहीं। जितनी स्पीड से आप चल रहे हो उतनी स्पीड से आपका दोस्त चल रहा है, तो आपकी स्पीड में कोई अंतर नहीं है, तो उसकी स्पीड से आपकी स्पीड 0 है, उसकी स्पीड की कंपेरिजन में या तुलना में। ठीक है, तो स्पीड आपकी 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर तो भू स्थिर बल जो जोड़ा है, इसको आप ध्यान दें, इसका मतलब ये कि पृथ्वी के हिसाब से वो स्थिर है। ठीक है, तो उसे पृथ्वी को चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है अपनी अक्ष पर, तो 24 घंटे लगते हैं, है नहीं, अपनी अक्ष पर। इसने अक्ष की तो बात कुछ कही बोली नहीं बोली। एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण किलोमीटर पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लगता है। परिक्रमण और एक परिभ्रमण होता है नहीं, तो परिक्रमण वर्ब बोल रहा है ना, परिक्रमण को हम लोग जो है, परिक्रमण अपनी अक्ष पर ही होता है, परिभ्रमण होता है वो चारों ओर होता है, किसी ग्रह के चारों ओर कर रहा है तो वो वाला हो जाएगा, अपनी अक्ष पर परिक्रमण होता है। ठीक है, सही बोला हूँ मैं क्या यार। हाँ, यही सही है। तो फिर जैसे पृथ्वी को अपने कक्षा पे अपनी अक्ष पर कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं, तो इसको भी कितना लग जाएगा, 24 घंटे, क्योंकि पृथ्वी की स्पीड से ही ये घूम रहा है। ठीक, 24 घंटे हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा यहाँ तक ही क्वेश्चन थे पलायन वेग से संबंधित। अब हमारा अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। वो क्या टॉपिक है, टॉपिक है हमारा अब पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर हम इसको प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, मतलब पदार्थ के गुण में पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी। तो हम लोग इस टॉपिक को बाद में करने वाले हैं, और यहाँ तक हमारे जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हमने कर लिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ऐसे वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।